बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो मिड टर्म के एग्जाम है 2022-23 के सेशन के लिए वो काफी नजदीक आ चुके हैं। तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन की एक सीरीज लाए हुए हैं। और आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं आपको हिंदी मीडियम में बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे पेपर के पैटर्न पे ध्यान देते हैं। तो टाइमिंग हमारी 3 घंटे की है एंड मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल 70 है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, का, खा और गा, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल होंगे 29। खंड का में हमारे 15 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, एक एक मार्क्स के, जिसमें से 14 करने हैं। खंड खा में हमारे 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 हमें करने हैं। खंड गा में देखो 4 तरीके के प्रश्न होंगे, कैसे 18 से 22 3 मार्क्स के, और 23 से 27 5 मार्क्स के, और 28वां क्वेश्चन वर्ल्ड मैप का, और 29 क्वेश्चन जो है वो इंडिया मैप का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर का डिवीजन जो है इस तरीके से किया गया। और हाँ, ये भी बता देता हूँ कि ये अभी तक का आपका जो लेटेस्ट पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है। अगर एग्जाम से पहले इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दी जाएगी, ताकि आपको जो न्यू अपडेट आएगा उसको भी बता दिया जाए। ठीक है, अगर कोई चेंजेस होता है तो। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा खंड का यानी कि सेक्शन नंबर आता है ए, जिसमें कंप्लीट 15 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, जिसमें से 14 करने। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, और हाँ देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा और यहाँ नीचे आप इंग्लिश में देख सकते हो। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि द बिग स्प्लिट सिद्धांत का संबंध किससे है। तो मैं आपको सीधा ऑप्शन बताता चलूंगा, राइट ऑप्शन कौन सा। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन है हमारा चंद्रमा की उत्पत्ति। अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाया, राइट आंसर क्या है, चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंध है द बिग स्प्लिट सिद्धांत। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे वो यहाँ पे नीचे इंग्लिश में इसे इजीली रीड आउट कर लेंगे, क्योंकि हिंदी में आपको ऊपर समझाऊंगा और नीचे की तरफ आप इजीली समझते जाएंगे इंग्लिश में। तो इस तरीके से दोनों ही मीडियम के बच्चे आसानी से समझ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ऐसी हैं जो तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन है द्वितीय तरंगें ऐसी होती है जो तरल पदार्थों से नहीं गुजरती है, सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब और किसने प्रस्तावित किया। देखो क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया, क्योंकि इसमें कई जगह पे थोड़े नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक तो कब दिया गया और दूसरा किसने दिया था। तो ये देखो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। 1912 में दिया था किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट जो थ्योरी वो किसने दी है, अल्फ्रेड वेगनर ने। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें से कौन सा मेल सही है, यानी कि 4 देखो ये ऑप्शन है, बेसिकली है तो 3 ही। अब इसमें से कौन सा सही है वो हमें देखना है। तो पहला क्या कहता है कि बिहार की शोक नदी है कोसी नदी। बिल्कुल राइट है, बिहार की जो शोक नदी उसे क्या कहते हैं, कोसी नदी कहते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से। देखो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत नॉलेज आपको मिल रही है। पहला क्या कहा गया कि बिहार की शोक नदी क्या है, कोसी नदी है पहला। दूसरा कि गंगा नदी का उद्गम स्थान, एक तो राज्य बता दिया उत्तराखंड से, किस जिले से, उत्तरकाशी जिले से, कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उसके बाद तीसरा क्या है, अलकनंदा नदी का स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ। यानी कि ये जो तीनों ही ये बातें यहाँ पे कही गई हैं, पहली दूसरी तीसरी, ये तीनों ही सही हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है उपरोक्त सभी, ये इनका मेल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे इतना तुम्हें पता है कि वृहत हिमालय है, लेकिन किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य में, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिमाग लगा के, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये चैप्टर 1 से है, सेकंड बुक से, भारत की स्थिति वाला। निम्नलिखित यमोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है, यानी कि हमें बताना है भारत का मानक यमोत्तर इनमें से कौन सा है। कितना है, 82 30 पूर्व। ठीक है, 82 30 ईस्ट, सेकंड हमारा राइट। एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ये जो है ना आपका ये वाला, ये यहाँ पे बी होना चाहिए, इसको सी, यहाँ पे डी होना चाहिए था।
हाँ बस इतना याद रखना कि 82 एंड 30 है। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, कौन सी गैस हमें जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं उनसे बचाती है, जैसे कि पैरावैग्निक किरणें। तो ऐसी कौन सी गैस है? तो आपने जलवायु परिवर्तन के बारे में सुना होगा, वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में सुना होगा। तो इसमें वैश्विक ताप वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है? ओजोन परत में छेद होना। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? ओजोन गैस ही सूर्य से आने वाली जो पैरावैग्निक हानिकारक किरणें होती है उनसे हमें बचाती है। ठीक है, ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्रमबद्ध भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वन हाम्बोल्ट है। ठीक है। प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता कॉल लेटर है। ठीक है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। यानी कि देखो, चैप्टर 1 आपकी फर्स्ट बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, वहां से देखो क्या क्या नॉलेज उठाई गई है कि क्रमबद्ध भूगोल के जन्मदाता अलेक्जेंडर वान हाम्बोल्ट है। ठीक है। प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता कॉल लेटर हैं। भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। अब चाहे तो पता क्या कर सकते थे, इसको अलग से 3 क्वेश्चन भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, हम आपको नॉलेज कम समय में अधिक नॉलेज देना चाहते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन को इसी तरीके से डिजाइन किया है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 8 का या राइट समझ। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो राइट आंसर है इसमें से यान जो अवधि है वो सबसे लंबी है, और जो सबसे छोटी आयु वाली अवधि है वो है युग। युग सबसे छोटी है और यान सबसे बड़ी है। तो 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दक्षिण तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन सभी के आपस में जुड़े होने की जो संभावना है वो सबसे पहले कब और किसके द्वारा दी गई थी? तो इनमें से देखो, इतना तुम्हें पता है किसने दी है? अब्राहम आर्टेलियस ने दी है। अब हमें सन का थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो सन का अगर हम देखें तो ये है 1596। तो किसके द्वारा ये संभावना दी गई है? 1596 में अब्राहम आर्टेलियस के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पेडोलॉजी विज्ञान किससे संबंधित है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, मृदा विज्ञान से। पेडोलॉजी विज्ञान इज रिलेटेड टू सॉइल साइंस, यानी कि मृदा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें भी देखो सिंधु नदी के बारे में बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान देखो कहां से है? कैलाश पर्वत श्रेणी में सिंगी खंबान हिमनद से। राइट है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। बिल्कुल राइट है। ये जम्मू और कश्मीर राज्य के लेह जिले में बहती है। बिल्कुल राइट है। यानी कि देखो, सिंधु नदी का उद्गम स्थान, सहायक नदी, और भारत में जम्मू कश्मीर में राज्य के किस जिले में बहती है ये भी बता दिया गया। तो यानी कि क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पे देने का कोशिश किया जा रहा है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। ऑल ऑफ द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र जीवांत ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो देखो इतना तो हमें पता है कि बैरन द्वीप पर स्थित है, मतलब बैरन द्वीप एक जीवांत ज्वालामुखी है। लेकिन कहां पर है ये बैरन द्वीप? ये है निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह पर। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो। 14 क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब बच्चे पता है क्या दिमाग लगाएंगे, इसमें देखेंगे मीटर किसमें है। अच्छा हाँ, ये रहा 2699। लेकिन नहीं, अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये अनामुड़ी और गुरु शिखर, गुरु शिखर तो कोई चोटी है नहीं, अनामुड़ी प्रायद्वीप एक चोटी है, लेकिन जो डोडा बेटा है ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब 15 क्वेश्चन है, निक्षेपण। निक्षेपण जो होता है इससे हमें किस प्रकार की आकृतियां नदियों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं? तो हमें नदी वेदिकाएं भी देखने को मिलती हैं, गोखुद झील भी देखने को मिलती है, गुम्फित नदी भी। यानी कि निक्षेपण से बनी आकृतियों के अंतर्गत उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपको हमारा सेक्शन नंबर ए जो है, आई होप कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इसके समझ में आ गए होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो सेक्शन ए हमारा एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आता है सेक्शन नंबर बी, यानी कि खंड खा। तो पहले हमें स्रोत पढ़ना है। देखो हम स्रोत यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर देंगे, क्योंकि देखो जब तक हम स्रोत नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें क्वेश्चन आंसर के बारे में पता नहीं चलेगा।
देखो स्रोत क्या है। सौर मंडल में पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है एवं यह अपनी स्थिति के अंतर्गत तीसरा ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% इस पे जल पाया जाता है। खनन क्रिया से हमें यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तापमान एवं दबाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पृथ्वी के धरातल से 10 से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को स्थल मंडल कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर की गहरी विश्व की सबसे गहरी खानें हैं। इससे ज्यादा गहराई पर जाना असंभव है क्योंकि इतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। ये हमारा स्रोत है बेसिकली। अब ये स्रोत आपका चैप्टर सेकंड या थर्ड से है जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हमसे। 16.1 क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है 6370 किलोमीटर। कितनी है? 6370 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अधिक भूतल की गहराई में जाने पर तापमान में क्या होता है? तो हमने क्या देखा? तापमान बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बढ़ता है। राइट। थर्ड क्या है? मानव द्वारा अभी तक भूगर्भ में यानी कि पृथ्वी के अंदर कितना प्रवेदन किया जा चुका है, कितना खोदा जा चुका है और कहाँ पे हुआ है? तो इतना तो देखो हमें पता है कि ये कोला क्षेत्र में हुआ है 12 किलोमीटर की गहराई तक। लेकिन कौन से महासागर में हुआ ये हमें नहीं पता। तो देखते हैं भाई, हिंद, प्रशांत, आर्कटिक या फिर बंगाल की खाड़ी। तो राइट आंसर है आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक सबसे अधिक प्रवेदन यानी कि सबसे अधिक खुदाई की जा चुकी है। ठीक। अब इसका चौथा भाग क्या कहता है? पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत जल है जिसकी वजह से इसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था क्यों कहा जाता है इसे। 71% इस पे जल पाया जाता है इसलिए, है ना। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, अब इसी को आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लो और फिर से पढ़ लेना। ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? 6370 kilometers. What happens the temperature as we go deeper into the surface? That is, the temperature will be grow. How much and where has been done by humans so far in the earth? That is 12 kilometer. That is option number C is the right. About what percentage of water is found on earth due to which is called the blue planet? That is 71%. Okay. अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। ये भी एक स्रोत है हमारा जिसमें हमारे एक एक मार्क्स के 4 एमसीक्यू बेस्ड होंगे लेकिन 3 करने हैं। देखो पढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत की सीमाएं सुस्पष्ट है। इसके उत्तर पश्चिम में उत्तर पूर्व, इसके उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में बहुत बड़ी पर्वतमाला है। दक्षिण पश्चिम और पूर्व में सागर है। विदेशी उत्तर पश्चिम में स्थित खैबर और बोलन नदियों से होकर भारत में प्रवेश कर सकते हैं। भारतीय गणतंत्र का क्षेत्रफल 32,87,267 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 थी। वर्तमान में इसकी 135 के करोड़ के आसपास भी पहुंच चुकी है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% के आसपास है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। भारत को कर्क रेखा जो है वो लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थल सीमा नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ। तो ये फर्स्ट जो आपकी सेकंड बुक है भारत भौतिक स्थिति, उसका चैप्टर 1 से लिया गया। अब समझते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग इसके पास है? तो अभी हमने देखा था कितना प्रतिशत है, 2.42, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड लगभग 2.4%। उसके बाद भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश ऐसा देश है जिसके साथ में भारत की स्थलीय जो सीमा है, जो अपना लैंड है, वो इसके साथ में शेयर करता है। थर्ड है, भारत को लगभग 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो ये 3 रेखाएं हैं, इनमें से कौन सी है? एक सेकेंड, कर्क रेखा है इसका राइट आंसर। ठीक है, कर्क रेखा राइट आंसर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच में कितने डिग्री का अंतर है? यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इनके बीच में कितने डिग्री का समय है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लगभग 30 डिग्री का।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 17 के ये पॉइंट, पहले क्वेश्चन का आंसर, सेकंड, थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ। अब इसी तरीके से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसे यहाँ से इजीली रीड आउट कर लीजिएगा आप। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज कर लें और इसे पढ़ें, फिर यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करें। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड which is what percentage of the total geographical area of the world, that is 2.4%. With which country does India share the longest terrestrial border, that is Bangladesh, which is the line dividing India into two parts, that is Tropic of Cancer. What is the difference of degree between Arunachal Pradesh and Gujarat, that is 30%. ओके, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए बी यानी कि खंड का और खा कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर सी की, जिसमें हमारे 3 मार्क्स से 5 मार्क्स से एमसीक्यू बेस्ड सभी क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पूछे। तो चलिए सेक्शन सी को शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल के संगठन की संक्षेप में व्याख्या करें। 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो हमें पता है हमारा वायुमंडल 3 मुख्य चीजों से बना है। कौन कौन सा? गैसों से बना है, जलवाष्प और धूलकण से बना है। अब हमें एक एक करके इनकी विशेषताओं को लिखना है। ठीक है, तो देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है ये सबसे अधिक पाई जाती है, और ऑक्सीजन जो कि मुख्यतः 20 अराउंड 20%, 20.95% पाई जाती है। यानी कि गैसों की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो कि एक महत्वपूर्ण गैस है लगभग 78.8%, और ऑक्सीजन जो हमारे जीवन जीने के लिए काफी अहम है वो 20.95% पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ मुख्य गैस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, ये सभी पाई जाती है। और ये जो गैस है वर्तमान में जिस अनुपात में है उसी अनुपात में बनी रहे तो ही विश्व के लिए अच्छा है। अगर किसी में भी गड़बड़ी होती है तो तापमान जो है वो ऐसे घटेगा या बढ़ेगा जिससे मानव का जीवन बहुत ही संकट में आ जाए। ठीक है, दूसरा है जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है? तो बेसिकली जलवाष्प जो जलवायु होती है यानी कि समुद्र वगैरह में जब लहरें उठती हैं फिर वो एक तरीके से भाप बन के जब वो उड़ जाता है तो उसी को हम जलवाष्प कह देते हैं। तो जलवाष्प की मात्रा जलवायु पर निर्भर करती है। कैसे? देखो बेसिकली जो जलवाष्प होता है वो क्या करता है, सूर्य की जो रोशनी होती है उसको सोख लेती है, और जब ये उसे सोख लेती है तो पृथ्वी को अधिक ठंडा और अधिक गर्म होने से बचाती है। उसके बाद है धूलकण। धूलकण क्या करते हैं? बेसिकली धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करते हैं, यानी कि ये अपने अंदर आर्द्रता संग्रहित करते हैं और एक केंद्रक के रूप में कार्य करते हैं, जिसकी वजह से मेघों का निर्माण होता है। यानी कि देखो गैसों का कार्य क्या है? गैसों का कार्य है वैश्विक तापवृद्धि को रोकना। जलवाष्प का कार्य क्या है? ये पृथ्वी का जो तापमान है उससे कम और अधिक होने से बचाता है, सामान्य रखता है। एवं धूलकण क्या करते हैं? ये बादलों के निर्माण में सहायक होते हैं। इस तरीके से आप इसका वर्णन कर देंगे। ठीक है, अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से इजीली रीड आउट कर लें। ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले आप गैसेस के बारे में बताओगे, फिर आप बताओगे वाटर वेपर के बारे में, देन आप बताओगे डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। 19 क्या कहता है? अरब सागर तथा बंगाल के खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों की 3 बिंदुओं के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अथवा में पूछा गया है भारत में नदियों को जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या? तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप समूह है इसका तुलनात्मक अध्ययन कैसे करते हैं अध्ययन भाई? देखो ये द्वीप समूह अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। यानी कि अरब सागर की अगर हम बात करें तो इन्हें हम लक्षद्वीप समूह के नाम से जानते हैं, और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो हम इन्हें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में लगभग 528 द्वीप समूह हैं जिन्हें छोटी छोटी श्रेणियों में बांटा जाता है, और ये समूह जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग भी होते हैं। अर्थात जो पर्वत मुख्यतः जल के अंदर है यानी कि समुद्र के अंदर है उसके ऊपर का जो भाग है उनको कहा जाता है। कुछ द्वीप जो है उनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, जैसे कि जो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है? बैरन द्वीप है, और ये कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह पर उपलब्ध है। ये हो गया किसका? अरब सागर का। अब बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें, नहीं नहीं ये बंगाल की खाड़ी की हो गई। अब अरब सागर की बात करते हैं। तो अरब सागर में जो द्वीप समूह पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। अरब सागर के द्वीप समूह में लक्षद्वीप हो गया, मिनिकॉय हो गया, ये सभी शामिल हैं।
ये पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ लगभग 36 द्वीप हैं जिन पे 11 पर मानव बसा हुआ है, यानी कि बंगाल की खाड़ी पे बसा हुआ है या नहीं है द्वीप समूहों पे, लेकिन जो अरब सागर के द्वीप समूह है वहां पे 11 ऐसे द्वीप समूह है जहाँ पे मानव बस रहे हैं। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप समूह है। यहाँ उत्तर में अमीनी और दक्षिण में कनकोर द्वीप है। देखो दोबारा समझाता हूँ। बात करें बंगाल की खाड़ी की, तो इन्हें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लगभग 528 द्वीप समूह हैं जिन्हें छोटे छोटे श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, जैसे कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि निकोबार द्वीप समूह पर है। फिर बात करते हैं अरब सागर की, तो अरब सागर में पाए जाने वाले हाँ जो समूह है उन्हें लक्षद्वीप और मिनिकॉय कहते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 36 द्वीप समूह पाए जाते हैं जिन पर 11 जो द्वीप हैं उन पर मानव रहते हैं। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप समूह यहाँ का है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये द्वीप समूह का तुलनात्मक अध्ययन हो गया। दूसरा है भारत में जो नदियां हैं अगर हम उनको जोड़ देते हैं तो उसके क्या सामाजिक आर्थिक लाभ यहाँ पे निकल के आए। देखो भाई, सबसे पहला नदियों को जोड़ने के निम्नलिखित लाभ होंगे। पहला तो है बिजली बनाना, क्योंकि देखो बड़ी नदियों में जल शक्ति की संभावनाएं अधिक होती है, यानी कि वो जल जो है वो जब प्रेशर अधिक डालेगा तब वो क्या करेगी, बिजली अधिक बनेगी। तो उत्तर में हिमालय, मध्य में सतपुड़ा, पूर्व में छोटा नगर और पूर्व और पश्चिमी घाट, ये सभी बेसिकली बिजली निर्माण के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग के लिए काफी अहम रोल प्ले करेंगे, जिससे क्या होगा, लोगों तक बिजली आसानी से पहुंचाई जाएगी और कम दाम पर। सिंचाई, नदियों का ऐसा जल जो इसके ऊपरी भाग में फैल जाता है, जो कि एक तरीके से कहते हैं बर्बाद हो जाता है या फिर मिट्टी में जाके वापस से मिल जाता है, तो ऐसे जल को हम एक काट के छोटी छोटी नदियां बना सकते हैं, छोटी छोटी नहरें बना सकते हैं, जिससे कि सिंचाई आसानी से की जा सके। ठीक, अब इसी में दूसरा पॉइंट लिख दोगे, उत्पाद बढ़ाना एवं सूखा खत्म होना। अर्थात नदियां जो रहेंगी वो क्या करती हैं, जब आपस में जुड़ जाएंगी, छोटी छोटी नदियां आपस में जुड़ जाएंगी, उनसे हम नहरों को निकाल के जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है वहां तक पहुंचाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो सिंचाई में वृद्धि हुई तो उत्पादन बढ़ जाएगा। सूखा पड़ा हुआ है जहाँ पर, वहां पे नहरें लेके गए, छोटी छोटी नदियां निकाल दी और नदियों को मिला दिया, तो सूखे की जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी, लोग आसानी से वहां पे रह सकेंगे, आर्थिक वृद्धि भी बहुत तेजी से होगी। तो ये है कि नदियों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या इसके सामाजिक और आर्थिक लाभ होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का पहला और दूसरा जो कि अथवा में दिया। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे। मेक अ 3 पॉइंट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आइसलैंड लोकेटेड इन द अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर्स इन इंडिया। तो सबसे पहले कंपैरेटिव जो स्टडी है आइसलैंड की उसके बारे में आप लिखोगे, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल की, और उसके बाद इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स विल हैव द फॉलोइंग सोशल ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कहाँ, कब, क्या, नहीं, क्या, कहाँ और क्यों। ये जो प्रश्न है ये इनका उत्तर भूगोल किस तरीके से देता है, यानी कि जो प्रश्न है क्या, कहाँ और क्यों, इनका प्रश्न भूगोल कैसे देता है इसे समझा। तो देखो भाई, भूगोल एक परिपक्व वैज्ञानिक विषय है जिसे हम भूगोल के नजरिए से, आर्थिक नजरिए से और वैज्ञानिक नजरिए से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्या की, कि क्या प्रश्न थे। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न से उत्तर देते हैं। अर्थात कुछ प्रश्न यहाँ पे ऐसे होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले ऐसे प्रतिरूप, चाहे वो सांस्कृतिक आधार पे हो, प्राकृतिक आधार पे हो, उनके नामकरण से संबंधित हो, क्योंकि क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहाँ प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न ये होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक तथ्यों के वितरण से, यानी कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें फैली हुई हैं, यानी कि जो भूगोल है वो सबसे पहले किसका उत्तर देता है, क्या प्रश्न का। फिर उत्तर देता है क्यों, कहाँ फैले हुए हैं। फिर उत्तर देता है कि क्यों फैले हुए हैं, उनकी व्याख्या करता है, तत्वों के बीच में कार्य कारण संबंध, इनकी व्याख्या। तो अगर हम बात करें कि भूगोल किस तरीके से क्या प्रश्न की बात करता है, तो पृथ्वी पर चाहे वो सांस्कृतिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर जो वस्तुएं फैली हुई हैं वो क्या है ये बताते हैं। फिर वो वस्तुएं कहाँ कहाँ पर फैली हुई हैं ये बताता है। फिर वस्तुएं वहां पे क्यों हैं, उनका संबंध क्या है, कारण क्या है, ठीक है, उनकी व्याख्या क्या है, ये समझ। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं।
इस तरीके से भूगोल जो है वो इन प्रश्नों का उत्तर देता है। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख लेंगे, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, डिस्क्राइब द कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन द ज्योग्राफी आंसर्स। व्हाट्स क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन एंड व्हाई द क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे लिखना चाहिए था व्हाट, वेयर, व्हाई, ये द क्वेश्चन ये नहीं लिखना चाहिए था, सिंपल सा लिखना चाहिए था व्हाट्स, वेयर एंड व्हाई। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करना है ये तो समझ लिया आपने। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, मृदा निर्माण में सहायक किन्हीं 3 प्रमुख कारकों का वर्णन करो, यानी कि मृदा के निर्माण में कोई 3 जो कारक है उसे समझाओ। ठीक है, तो देखते हैं भाई कौन से 3 कारक हैं। सबसे पहला मूल पदार्थ, यानी कि जिस प्रकार से चट्टानों का अपक्षय होता है, यानी कि चट्टानें जो है वो टूटती हैं, उसी प्रकार से मिट्टी का आकार भी होता है। जैसे कि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर मिट्टी का आधार क्या है, शैल है, और कहीं पे मिट्टी का आधार क्या है, नदियों के द्वारा छोड़े गए अवसाद। हालांकि इसमें टाइम बहुत लगता है। उसके बाद है उच्चावच। पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत काफी पतली होगी, जबकि मैदानी भागों में मोटी, क्योंकि पहाड़ी भागों में इतना निक्षेपण हो नहीं पाता है, इतना वो एक तरीके से अपक्षय हो नहीं पाता उनका। और मैदानों में क्या होता है कि धूल वगैरह उड़ती रहती है, आंधी वगैरह आती है, नदियां भी छोड़ जाती है अवसाद, उस वजह से मिट्टी का निर्माण तेजी से होता है। जैविक क्रियाएं, अर्थात वनस्पति जहाँ पे खराब पड़ी होगी वो सड़ के गल के वापस से जब मिट्टी में मिल जाएंगी तो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और वो मिट्टी की मात्रा को बढ़ाती भी है। फिर है समय। जितना मृदा को हम देखते हैं उतना इसकी बनावट सरल नहीं है, इसको बनने में बहुत अधिक समय लगता है, और जितना अधिक समय इसको बनने में लगेगा उतने ही ये उपजाऊ बनेगी। तो मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन कौन से, मूल पदार्थ है, उच्चावच, जैविक क्रियाएं और समय। तो डिस्क्राइब एनी मेजर फैक्टर्स which are helpful in soil formation, that is waste material, relief, biological activities and the time. Now you can explain this live. Okay, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, गॉर्ज और कैनियन में क्या अंतर है। गॉर्ज क्या है और कैनियन क्या है, इसे समझा। तो बेसिकली देखो, गॉर्ज जो है वो एक गहरी संकरी घाटी होती है जिसके दोनों ओर तेज किनारे वाले ढाल होते हैं। अर्थात गॉर्ज क्या है, गॉर्ज एक संकरी घाटी होती है जिसके दोनों किनारे पर जो ढाल है वो काफी तेज होते हैं। कैनियन क्या है, कैनियन के किनारे खड़ी ढाल वाले होते हैं और गॉर्ज गॉर्ज की तरह ये गहरे होते हैं। अर्थात सिंपल सी बात है, गॉर्ज भी गहरे होते हैं और कैनियन भी गहरे होते हैं। गॉर्ज जो है उनके किनारे बहुत तेजी से ढले हुए होते हैं, और कैनियन के जो किनारे हैं वो खड़े ढाल वाले होते हैं। गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में करीब एक जैसी होती है, यानी कि इसका तल अगर इस आकार का है तो उसकी जो ऊंचाई है वो भी इसी आकार की होगी। लेकिन कैनियन का ऊपरी भाग तल की तुलना में अधिक चौड़ा होता है, यानी कि कैनियन जो है वो इस तरीके का होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके का कैनियन होगा। ठीक है, गॉर्ज कठोर चट्टानों से बनता है, जबकि कैनियन का निर्माण जो अक्सर अपसारी चट्टानें होती हैं उनके क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है। तो गॉर्ज और कैनियन, इनमें क्या अंतर है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। ठीक है, कोई डाउट रह जाता है तो इंस्टाग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी का, वहां से आप मुझे चाहो तो मैसेज कर लेना किसी किसी भी डाउट के लिए। और 11th का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी हमें हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गॉर्ज एंड कैनियन। तो किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करोगे, आप इजीली रीड आउट कर सकते हो। तो 3 मार्क्स से यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और आएंगे, फिर वर्ल्ड मैप एंड इंडियन मैप की हम बात करें। तो 5 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न परतों की विशेषताएं लिखिए। बेसिकली वायुमंडल में टोटल 5 परतें पाई जाती हैं, किस आधार पे, तापमान एवं वायु दाब के आधार पे। ठीक है, अर्थात वायुमंडल में पाई जाने वाली तापमान और वायु दाब के आधार पे जो परतें हैं उसको बताना। तो पहली परत आ जाती है हमारी क्षोभ मंडल, जो कि सबसे नीचे होती है पृथ्वी की सतह वाली। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर की होती है। ऋतु या फिर मौसम से संबंधित जो भी हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सभी घटनाएं मानव के लिए उपयोगी हैं और वो सभी इसी इसी परत में हमें देखने को मिलती है। फिर आता है समताप मंडल। समताप मंडल ये परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत होती है, 13 से 50 किलोमीटर तक, जिसका निचला भाग जो है वो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है और यहाँ पे तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसके निचले भाग में ओजोन गैस जो है वो उपस्थित है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यानी कि सबसे पहले क्या आती है, क्षोभमंडल सीमा आती है,
अभी आपको समझाऊंगा, पहले एक बार एक एक करके समझ लो, फिर सारे एक साथ समझाऊंगा। मध्यमंडल क्या है, ये 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है, और ऊंचाई के साथ इसमें क्या होता है, तापमान में गिरावट भी आने लगती है। आयनमंडल क्या है, ये 100 से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाते हैं। यहाँ पर जो गैसें हैं उनके कण विद्युत अवशोषित हो जाते हैं, इसीलिए से आयन कहते हैं। बाहरी मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम बाहरी मंडल कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर वायु विरल मात्रा में होती है और धीरे धीरे करके ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। अर्थात सबसे पहले आई क्षोभमंडल सीमा, जो कि लगभग 13 किलोमीटर के आसपास होती है, और मौसम में परिवर्तन इसी में देखने को मिलता है। फिर आता है समताप मंडल, यह 50 किलोमीटर तक होती है, जिसके निचले भाग की जो ऊंचाई है वो 20 किलोमीटर है, जहाँ पे कोई भी तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, और यहाँ पर ओजोन गैस भी मौजूद है। मध्यमंडल समताप मंडल के ऊपरी भाग को कहते हैं, जो कि 50 से 90 किलोमीटर तक फैला होता है, जहाँ पर ऊंचाई जैसे बढ़ती है तापमान घटता है। आयन मंडल, इसका विस्तार बाहरी मंडल से नीचे और मध्य मंडल के बीच में होता है। तो मध्य मंडल के ऊपर यानी कि 100 से 400 किलोमीटर तक ये उपस्थित होते हैं। यहाँ पे जो गैसें होती हैं वो कण, उनके जो कण होते हैं वो विद्युत अवशोषित, इसीलिए इन्हें आयन भी कहते हैं। तो बाहरी मंडल एक तरीके से बाहरी परत है वायुमंडल की। तो यहाँ पे वायुमंडल में जो परतें पाई जाती हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हो, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। तो किस तरीके से, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है ट्रोस्फियर, स्ट्रोस्फियर, मेसोफियर, लोनल आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। कौन कौन सी है, ट्रोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर है बेसिकली, मेसोफियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अभी आप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 है, ग्रह, जो ग्रह हैं इनके निर्माण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं तथा पृथ्वी के उत्पत्ति की संबंध में प्रारंभिक संकल्पनाओं को स्पष्ट करें। दो क्वेश्चन को मिक्स करके पूछा गया है यहाँ पे, हालांकि 3-3 नंबर में पूछे जाने चाहिए थे, अलग अलग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे ग्रह के निर्माण की अवस्थाएं पूछी गई हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संकल्पनाएं उसके, ठीक है। तो समझते हैं भाई, वैज्ञानिकों के द्वारा ग्रह निर्माण की मुख्यतः 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई गई। कौन कौन सी, सबसे पहली अवस्था है प्रथम अवस्था। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें यह कहा गया कि ग्रहों का निर्माण जो है वो तारों से हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आरंभ में क्रोड का निर्माण होता है, जिसके चारों ओर गैस और धूल कण चक्कर लगाते हैं एवं एक तश्तरी जो है वो विकसित हो जाती है। और दूसरी अवस्था में जब ये विकसित होती है तो गैसीय बादल के संघनन के कारण क्रोड के आसपास के पदार्थ छोटे छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हो जाते हैं, जिन्हें ग्रहाणु कहा जाता है। और जब ये ग्रहाणु बाद में बढ़ते लगते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहाणु आपस में जुड़कर एक बड़े पिंड का रूप धारण करते हैं, तब जाके तारों का निर्माण होता है। यानी कि जो ग्रह है बेसिकली, ग्रहों का निर्माण होता है। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, ऐसा बताया जाता है कि तारों से इनका निर्माण होता है। कैसे, तारों से गुरुत्वाकर्षण बल, बेसिकली गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि क्रोड का निर्माण होता है, जिसके चारों तरफ गैस धूल कण ये एक चक्कर लगाते हुए तश्तरी में विकसित हो जाते हैं, और फिर संघनन के कारण आसपास में ये छोटे छोटे गोलाकार पिंडों में विकसित हो जाते हैं, जिन्हें ग्रहाणु कहते हैं। और ये ग्रहाणु फिर बाद में मिलकर छोटे छोटे पिंडों को, जो पिंड होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और फिर एक बड़े पिंड का रूप धारण करते हैं, जिससे ग्रह का निर्माण। तो वैज्ञानिकों के द्वारा ग्रह निर्माण की प्रमुख 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई गई हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें आ गया, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन संकल्पनाएं लिखिए। तो प्राचीन संकल्पना है यहाँ पे निहारिका परिकल्पना। बेसिकली इसके जो जनक थे निहारिका परिकल्पना के, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना के जो जनक थे वो थे इमैनुअल कांट। इन्होंने कहा, गैस एवं अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादलों से जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति हुई है। इमैनुअल कांट क्या कहते हैं कि गैस एवं अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादलों से ग्रहों का निर्माण हुआ है। दूसरा, लाप्लेस क्या कहते हैं, लाप्लेस ये कहते हैं कि इन्होंने ये जो परिकल्पना है, कौन सी, निहारिका, इसमें कुछ थोड़ा सा सुधार किया और ये कहा कि घूमती हुई एक नेबुला के कोणीय संवेग बढ़ जाने से नेबुला संकुचित हो गई और उसका बाहरी भाग छल्लों के रूप में बाहर निकल गया, जो बाद में ग्रहों में, अर्थात ये क्या कहते हैं कि एक तरीके से जो एक छल्ला होता है ना, वैसा पहले फैला हुआ था, वो एकत्र हुआ, संकुचित हुआ, जो नेबुला थी वो संकुचित हो गई और उसके पश्चात फिर इसमें से जो
कुछ तत्व थे वो बाहर निकल गए, यानी कि एक तरीके से कुछ छल्लों के रूप में बाहर निकल गए, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर चेम्बरलेन एवं मोल्टन, इन्होंने कहा सूर्य के आसपास एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा, जिसके गुरुत्वीय बल के कारण सूर्य की सतह से सिगार के आकार का एक टुकड़ा अलग हो गया। कालांतर में उसी टुकड़े से ग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी कि देखो, सबसे पहले तो ग्रहों के निर्माण की प्रमुख 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? उसके बाद ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रारंभिक संकल्पनाएं कही गई हैं, ये संकल्पनाएं बेसिकली पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध से पहले अर्थात ग्रहों के निर्माण की ही बात करते हैं। तो निहारिका परिकल्पना, लाप्लेस और चेम्बरलेन एवं मोल्टन, इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। आई होप फुलफिल आपको यहाँ पे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीटली समझ में आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पहले आप इंग्लिश में देख लो, व्हाट आर द मेजर स्टेजेस ऑफ प्लैनेटरी फॉर्मेशन, के बाद एंड एक्सप्लेन द इनिशियल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले कौन कौन सी मेन स्टेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद नेबुला हाइपोथेटिक्स एंड लाप्लेस एंड चेम्बरलेन एंड मोल्टन। फिर यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25, महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या क्या जो प्रमाण है वो दिए जा सकते हैं, अर्थात महाद्वीपों का जब विस्थापन है इसके संबंध में आप क्या क्या जो प्रमाण हैं वो दे सकते हैं। चलिए भाई देते हैं प्रमाण। तो चलिए भाई देते हैं प्रमाण। पहला प्रमाण है महाद्वीपों में साम्यता, अर्थात अगर हम महाद्वीपों को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखेंगे, उनके आकार को देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि कोई एक महाद्वीप यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तो ये इसकी जो तट रेखाएं होती हैं इनमें भी कुछ समानता देखने को मिलती है, जो कि क्या दर्शाते हैं कि अतीत में ये जो महाद्वीप है ये आपस में रहे थे, जिसे हम पैंजिया पैंथालसा कहते थे। महासागरों के पास चट्टानों की आयु में समानता है, यानी कि अगर हम वर्तमान में कुछ महाद्वीपों को देखें तो उनकी जो चट्टानें हैं उनकी आयु में समानता है। फॉर एग्जाम्पल 200 करोड़ वर्ष पहले क्या था, प्राचीन शैलों की एक पट्टी ब्राजील तट और दूसरी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, ये आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, ऐसा पता चलता है। फिर दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं टिलाइट, अर्थात ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें होती हैं, यानी कि हिम से निर्मित जो अवसादी चट्टानें उसके बारे में है। ऐसे निक्षेपणों के प्रतिरूप हमें दक्षिणी गोलार्ध से विभिन्न स्थलखंडों से मिलते हैं। इनके प्राचीन काल में साथ होने के प्रमाण भी मिलते हैं। फिर है प्लेसर निक्षेप, सोना युक्त शिलाएं ब्राजील में पाई गई हैं, जबकि प्लेसर निक्षेप घाना में पाए गए। अर्थात देखो, सोने युक्त जो शिलाएं हैं वो ब्राजील में देखने को मिलती हैं, जबकि प्लेसर निक्षेप घाना में देखने को मिलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका कभी एक जगह हुआ करते थे। ठीक, और पांचवा जीवाश्मों का वितरण, इनके कुछ महाद्वीपों पर हमें कुछ ऐसे जीवों के अवशेष मिले हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाए गए थे और वही दूसरे स्थान पर भी मिले। अर्थात इन सभी बातों से हम ये कह सकते हैं महाद्वीपों के कुछ आकारों में साम्यता की वजह से और कुछ उनकी आयु में समानता की वजह से, हिलाइट की वजह से, प्लेसर निक्षेप की वजह से, जीवाश्मों के वितरण की वजह से हम ये कह सकते हैं कि महाद्वीप अतीत में एक साथ रहे थे, फिर बाद में ये एक एक करके विभाजित हो गए और वर्तमान में ये विभाजित ही हैं। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में हम ये निम्नलिखित यहाँ पे प्रमाण दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि इंग्लिश में व्हाट एविडेंस कैन गिवन इन फेवर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, राइट अ रिपोर्ट। तो सिमिलैरिटी इन कॉन्टिनेंट्स, सिमिलैरिटी इन एज ऑफ rocks across oceans, halides, placer deposits, and the last distribution of coast. अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 26, भूकंप की उत्पत्ति के कारकों के आधार पर भूकंप के मुख्य प्रकार, अर्थात हमें क्या बताना है, बेसिकली भूकंप जो है उनकी उत्पत्ति के आधार पर बताना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली देखो, भूकंप होते हैं उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के। कौन कौन से? पहला यहाँ पे प्रकार है विवर्तनिक, यानी कि प्लेटों के संचलन की वजह से, अर्थात ऐसे भूकंप जो कि प्लेटों के आपस में टकराने से या फिर उनके दूर होने की वजह से उत्पन्न हो, उन्हें कहते हैं विवर्तनिक। ठीक, दूसरा है ज्वालामुखी, ऐसे भूकंप जब कहीं पे ज्वालामुखी आता है उसके आसपास के एरिया में जो कंपन होता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी भूकंप। फिर है निपात भूकंप, निपात भूकंप ऐसे होते हैं
जब कहीं पर खनन किया जाए और वो जो खनन का पूरा एक खनन है वो पूरी तरीके से ढह जाए, मान लेते खनन किया गया 1-2 किलोमीटर की गहराई तक और एकदम से वो ढह जाता है, उसके आसपास में जो कंपन पैदा होता है उसे कहते हैं निपात भूकंप। फिर आता है विस्फोट। विस्फोट यानी कि जब भी परमाणु बम का परीक्षण वगैरह या फिर युद्ध वगैरह होता है, उससे धरती में जो कंपन पैदा होता है उसे कहते हैं विस्फोटक भूकंप। और बांध जनित, जब बांध बनाते हैं फिर बांध से जब वो तरीके से टूट जाता है, उससे जो कंपन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं बांध जनित। तो विवर्तनिक क्या है? प्लेटों के आपस में टकराने और उनके दूर होने से उत्पन्न होने वाले ज्वालामुखी उद्गार के बाद आसपास के एरिया में जो कंपन होता है। निपात भूकंप यानी कि खनन क्षेत्र में जब गहराई कर रहे हैं अचानक से वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए, नीचे जमीन में चला जाए, ठीक है, उसे कहते हैं विस्फोट। यानी कि परमाणु परमाणु के विस्फोट वगैरह से संबंध है। जब बांध बनाया जाता है वो टूट जाता है, उससे संबंध है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिया कि भूकंप के कारकों के आधार पे कितने प्रकार के यहाँ पे भूकंप समझ में आते हैं, ठीक है। 26 कंप्लीट हो गया। अब इसे इंग्लिश में देख लो। डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। तो सबसे पहले है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक अर्थक्वेक्स, फेल अर्थक्वेक्स, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स एंड डैम कैस्ट अर्थक्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 26 आप इस तरीके से कर सकते हैं। आखिरी है 5 मार्क्स का हमारा ये लिखने वाला, उसके बाद जो है मैप बेस्ड आएंगे। तो 27 है प्रायद्वीपीय पठार की 5 विशेषताएं बतानी है। फिर है गंगा नदी तंत्र की 5 विशेषताएं। एक तो प्रायद्वीपीय पठार और एक है गंगा नदी तंत्र। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की जो उत्तरी सीमा है वो काफी कटी हुई है, जो कि कच्छ से आरंभ होती है और अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली एवं फिर यमुना, इसके यमुना और फिर गंगा डेल्टा तक पहुंचती है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करें तो उसकी उत्तरी सीमा जो है वो काफी कटी फटी हुई है और ये कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों से दिल्ली, फिर यमुना, फिर गंगा डेल्टा तक पहुंचती है। प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः प्राचीन जो नाइस व ग्रेनाइट है इससे बना हुआ है। यह पठार भूपट्टी का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। पठार के उत्तर पश्चिम भाग में अरावली पहाड़ियां पाई जाती हैं, उत्तर में विंध्यालय पाई जाती हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां पाई जाती हैं, पश्चिम में पश्चिमी घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की जो ऊंचाई है वो पूर्व में काफी कम होती है और पठार के उत्तरी भाग में इसकी ढाल उत्तर की दिशा की ओर बहती है। यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये उसका हिस्सा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हलचल व भ्रंश बढ़ते रहते हैं। नर्मदा और तापी महानदी भ्रंश घाटियों और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण। तो प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता आपको समझ में आ गई। दोबारा समझा देता हूँ, कंफ्यूजन मतलब टेंशन मतलब समझा देता हूँ। देखो सबसे पहला इसकी उत्तरी सीमा काफी कटी फटी हुई है, बेसिकली टूटी फूटी एक तरीके से, जो कि कच्छ से आरंभ होती है, फिर अरावली पहाड़ियों के माध्यम से दिल्ली, फिर यमुना, फिर गंगा के डेल्टा तक पहुंचती है। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह भूपट्टी का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, जिसकी लंबाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। और बात करें यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में हमें अरावली पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, जो हमने यहाँ पे देख ही लिया है। इसमें उत्तर में विंध्याचल है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है, ठीक है। और उसके पश्चात ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हलचल होते रहते हैं। नर्मदा, तापी, महानदी, ऐसे जो भ्रंश घाटियां हैं और जो सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं हमारे सामने निकल के आती हैं, आई होप आप समझ गए। एंड अब 27 में हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी तंत्र की कुल हमें 5 विशेषताएं बतानी है। गंगा नदी तंत्र की 5 विशेषताएं। चलिए 5 विशेषताओं की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहली विशेषता तो यही हो जाएगी इसके उद्गम स्थान के बारे में। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के नजदीक एक गंगोत्री हिमनद है। इस हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। दूसरा, देवप्रयाग में से भागीरथी और अलकनंदा में जाके ये मिलती है। इसके बाद ये गंगा कहलाती है, यानी कि देवप्रयाग में जब ये भागीरथी और अलकनंदा में जाके मिलती है तब इसे गंगा नाम दिया जाता है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। जब ये हरिद्वार में आती है
तब ये दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण से पूरब की ओर और फिर पूरब की ओर बहती रहती है। अंत में यह दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं भागीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती है। बांग्लादेश में जब ये जाती है गंगा नदी, तब इसको कहा जाता है पद्मा नदी। ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर और यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां होती हैं और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली मौसमी नदियां होती हैं। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, गग्गर, गंडक, कोशी और महानंदा। तो गंगा नदी के बारे में आप क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले उद्गम स्थान कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के नजदीक गंगोत्री हिमनद के 3900 मीटर से। देवप्रयाग में जब ये भागीरथी और अलकनंदा से जाके मिलती है तब ये गंगा कहलाती है। और ये गंगा यहाँ से निकलने के पश्चात कहाँ पे जाती है? हरिद्वार में। फिर हरिद्वार में दक्षिण, फिर दक्षिण से पूरब और फिर ये बहती रहती है और अंत में जाके ये हरिद्वार से निकलने पर दो भागों में बट जाती है जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और फिर भारत में इसकी लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर की है और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्रिक बनाती है। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां, जैसे 12 मास पानी आता है ऐसी नदियां हैं, और प्रायद्वीप से निकलने वाली जो मौसमी नदियां हैं वो इसमें आके मिलती हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो कि पश्चिम पश्चिम से मिलने वाली और सबसे लंबी सहायक नदी। इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली सहायक नदी का नाम है हाँ, सोन नदी। उसके बाद अन्य सहायक नदियां ये। इस तरीके से हमारे 5 नंबर का जो क्वेश्चन था प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं और गंगा नदी तंत्र की 5 विशेषताएं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख लो। डिस्क्राइब 5 फीचर्स ऑफ पेनिnsula प्लेटियन एंड डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ गंगास रिवर सिस्टम। तो पेनिnsula प्लेटियो का क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप यहाँ पे इजीली से रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गंगास रिवर दैट इज रिवर। फिर यहाँ पे ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हमारा ये जो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन थे और कहाँ से स्टार्ट हुए थे, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है। यहाँ से हमारे 5-5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, आई होप आपको सभी के सभी समझाए गए हैं। 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके फॉलो कर लेना और मैसेज कर लेना जो भी डाउट होगा। ठीक है। तो 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने मैप बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आ गए हैं अब हमारे मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या दिया गया है। संसार के दिए गए रेखा मानचित्र पर किन्हीं 5 प्लेटों को अंकित कर उनका नाम लिखो। यानी कि हमें किन्हीं 5 प्लेटों के, ये जो मैप है इस पे लिखना है, हमें चिन्हित भी करना है, यानी कि इस तरीके से हमें बताना भी है कहाँ पे है और उनका हमें नाम भी लिखना है। कौन सी? कोई 5 प्लेट है, चाहे छोटी हो चाहे कोई सी बड़ी हो। तो देखो भाई यहाँ पे ये आपकी बुक का मैंने मैप उठाया है, अब इसी में यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी प्लेट है वो है अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है। यहाँ पे नीचे देख सकते हो ये है अंटार्कटिक प्लेट पहली। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे है अंटार्कटिक, ये रहा। ये जो एरिया है वो है अंटार्कटिक प्लेट का। ठीक। दूसरी प्लेट है हमारी उत्तरी अमेरिकी प्लेट। अब ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट हमारी कहाँ पे है? तो ये है हमारी उत्तरी अमेरिकी प्लेट यहाँ पे। ठीक है। फिर है तीसरी प्लेट है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट कहाँ पे है? ये है हमारी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। फिर आ जाती है चौथी जो कि है अफ्रीकी प्लेट, और ये अफ्रीकी प्लेट कौन सी है? यहाँ पे ये है हमारी अफ्रीकी प्लेट। फिर है यहाँ पे हमारी पांचवी कौन सी है? ये रही इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। अब ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कहाँ पे है? ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, ये वाला, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। फिर यहाँ पे और भी मैं आपको बता देता हूँ। छठी प्लेट है हमारी कैरेबियन प्लेट, और ये कैरेबियन प्लेट कहाँ पे है? ये जो एरिया है ना, ये वाला ऑस्ट्रेलिया के ठीक इधर वाली, ये है कैरेबियन प्लेट। और फिर ये वाली जो है ये है यूरेशियाई प्लेट। ठीक है। तो कौन कौन सी प्लेट कहाँ पे है, आई होप आप समझ गए। दोबारा बताऊं, देखो यहाँ पे है अंटार्कटिक प्लेट, ये है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यहाँ पे है
अफ्रीकी प्लेट, ये है यूरेशियाई प्लेट, ये है इंडो कौन सी थी नाम भूल गया, हाँ इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, और ये है हमारी सबसे आखिरी जिसे हम कहते हैं एक कहाँ गई हाँ कैरिबियन प्लेट, ये कैरिबियन प्लेट है। ठीक है, तो ये इनमें से 7 मैंने आपको बताई हैं, किन्हीं 5 को आपको इसमें भरना था और कहाँ पे भरना है ये मैंने आपको बताया। तो संसार की दिए गए रेखा मानचित्र पर किन्हीं 5 प्लेटों को हमें भरना है और किस तरीके से भरेंगे मैंने आपको बताया। अब इसी तरीके से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आप यहाँ पे इनको हिंदी मीडियम में देख लो कहाँ पे भरना है, और वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ पे कौन कौन सी प्लेट बताई गई है। ठीक है, अब देखो जो भारत का मानचित्र है इसमें हमसे क्या पूछा गया, भारत के मानचित्र में पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, हमें अंकित भी करना है उसका नाम भी लिखना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा। तो देखो जनसंख्या की हम बात करें सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है, सबसे कम सिक्किम है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम गोवा है। और गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, उत्तराखंड है। तो अब एक एक करके इनको हम भरते हैं मैप। तो मैप आएगा आपका खाली, लेकिन मैंने यहाँ पे नंबर्स डाले हुए ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। दूसरा है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिंपल सा है कम से जनसंख्या वाला, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ये है सिक्किम। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा है गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है, गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है कहाँ पर, गंगोत्री हिमनद, और ये कहाँ पे उत्तराखंड के राज्य में। यहाँ पे हम करेंगे इसको उत्तराखंड। चौथा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो चौथा क्या है राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो कौन सा है, गोवा। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यहाँ से इजीली से रीड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को भी और आंसर को। मेक द फॉलोइंग, मार्क द फॉलोइंग ऑन गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, मोस्ट पॉपुलर स्टेट, मोस्ट पॉपुलियस स्टेट, मोस्ट पॉपुलियस है, यहाँ पे तो कम होना चाहिए था, देखो एक कम है एक ज्यादा है याद रखना। ठीक है, एक लार्जेस्ट है एक स्मॉलेस्ट है, ये वाला कम है ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है। अब आंसर देखोगे, आंसर दिखा देता हूं, ये रहे उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, राजस्थान और गोवा। तो मैप क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट, और आई होप आपको समझ में भी आ गया। तो इस तरह से आज का हमारा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी क्लास 11 मिड टर्म सैंपल पर 2022-23 विद सॉल्यूशन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऐसा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके हमें ज्वाइन करो फॉलो करो, और कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। आई होप क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो और सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आ गए हो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।